तो ये बताइए कि आप काफ़ी सालों से एजुकेशन में काम कर ही रहे हैं, है ना? और ये स्कूल काफ़ी सालों से चल रहा है। इसका मतलब ये है कि समाज में इसकी कोई स्वीकृति तो है कि लोग यहाँ अपने बच्चे भेज रहे हैं, ठीक है? और आपके बच्चे भी ऐसा नहीं है कि ख़राब परफॉर्मेंस दे रहे होंगे। अगर दे रहे होते तो बाकी लोग इस स्कूल में अपने बच्चे नहीं भेजते। तो उनका परफॉर्मेंस भी ठीक ही जा रहा होगा, सब्जेक्टिवली वो कुछ ना कुछ अचीवमेंट कर ही रहे होंगे, है ना? अभी मैं बाहर आ रहा था तो आपके स्कूल के बच्चे का जेईई और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है दुनिया में, जो भी जिनको हम सक्सेस बोलते हैं, उसमें भी उनके नाम भी दिख रहे हैं। तो इसका मतलब तो ये है कि हमको एक लेवल का सेटिस्फेक्शन तो मिलना ही चाहिए था कि भाई जो लोग चाहते हैं वो तो हो ही रहा है ना? आपके बच्चे भी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। आपके बच्चे स्कूल में पूरा दिन रहते हैं तो आपके साथ उनका बिहेवियर ठीक ठाक ही रहता होगा, है ना? अभी कम से कम हिंदुस्तान में वो खतरा नहीं आया कि बच्चे रिवॉल्वर लेके क्लास में आए या ड्रग्स लेके क्लास में आए। नॉर्मली आपके साथ उनका जो मैनर है, जो बिहेवियर है, वो ठीक ठाक ही दिखता है। इसके बावजूद हमको ये महसूस भी होता ही है कि कुछ तो अधूरापन, कुछ तो है, गैप, है ना? और दिशा स्कूल समाज में अपना एक अच्छा स्थान रखता है, रेपुटेशन है इसकी एक। तो एक रेपुटेटिव स्कूल की टीम के मेंबर होने के नाते आपके बच्चे जो सब्जेक्ट में जो इस तरह की परफॉर्मेंस करते हैं, वो परफॉर्मेंस में भी एक अच्छा लेवल होने के नाते जो सेटिस्फेक्शन का और आपके साथ जो बच्चों का बिहेवियर है, आपको रोज़ नमस्ते तो कर ही देते हैं, कहीं बाहर मिलते हैं तो आपके साथ सम्मानजनक ढंग से बात करते हैं, है ना? आपके साथ कम से कम कोई ख़राब आर्ग्यूमेंट नहीं करते। तो बिहेवियर पैटर्न में भी आप लोग के बच्चे ठीक ठाक हैं, सब्जेक्टिव स्किल में भी आपके बच्चे ठीक ठाक हैं, और समाज में जिस तरह की रेपुटेशन आपके स्कूल की है वो भी ठीक ठाक है। तो ये सब चीज़ें ठीक ठाक होने के बावजूद हमारे मन की स्थिति ठीक ठाक है या नहीं? सवाल तो इतना ही है। तो बताइए, अगर ठीक ठाक नहीं है तो क्या कारण है? और अगर ठीक ठाक है तो उसकी क्या वजह है कि हम दूसरों को वो बात दूसरों तक पहुंचा सकें? तो क्या लगता है? ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक होने के बावजूद कुछ गैप्स महसूस होता है? क्या लगता है आप लोगों को? या हमको लगता है कि नहीं, ऐसा ये तो ठीक ही है ना? बच्चे 90% 80% स्कोर तो कर ही रहे होंगे। तो बताइए, कुछ गैप अभी भी लगता है? कुछ अनसेटिस्फैक्शन अभी भी लगता है? मतलब मेरे बोलने पे मत बोलिए, है ना? देखिए, मतलब कितने बजे तक समय है हमारे पास? 1 बजे तक। तो 2-2.5 घंटे में हम एक दूसरे की तारीफ करने तो इधर ऐसे बैठे नहीं हैं। अपन कुछ काम की बात कर ले तो ठीक ही है। तो कुछ ना कुछ गैप का एक फीलिंग हमारे अंदर बना रहता है ना? और ये फीलिंग आज का है कि ये फीलिंग काफ़ी साल का है? काफ़ी साल पुराना है। ये आप ही को है कि आज से पहले हमारे शिक्षकों को भी लगता था कि कुछ तो गड़बड़ जा रहा है? उससे पहले भी हमेशा शिक्षकों को, या शिक्षक माने जो भी बड़े लोग हैं जो अपने से छोटों को शिक्षा देना चाहते हैं और अपनी तरफ से 100% प्रयास करते हैं। कम से कम सभी माँ बाप अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए 100% प्रयास कर रहे हैं, ठीक है? अगर आप किताबों को अगर हम देखेंगे तो अगर आपके बचपन में जिस तरह की किताबें मिलती थी उसके मुकाबले क्वालिटी बहुत अच्छी है, उसके अंदर का कंटेंट भी काफ़ी अच्छा है ना? मुझे लगता है मतलब एनसीईआरटी के किताबों को तो मैं हमेशा एक लेवल का तो सैल्यूट मेरा बनता है उनके लिए कि उन्होंने जिस तरह से कल्पनाएं की हैं,
है ना। तो किताबों पे बहुत अच्छा काम हुआ है, कंटेंट पे बहुत अच्छा काम हुआ है, टीचिंग की मेथडोलॉजी पे जितना पिछले कुछ सालों से काम हुआ है, कितने प्रकार, है ना। मतलब अभी तो पीपीटी भी आ गया है और स्मार्ट बोर्ड भी आ गया है, इतने प्रकार के खिलौने और इतने प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं, मैथ्स की लैब बनने लगी हैं। तो ये देखेंगे कि एजुकेशन पे माँ बाप भी अच्छा खासा पैसा खर्च कर रहे हैं। सरकार को भी देखेंगे तो अपनी तरफ से काफ़ी पैसा खर्च कर रही है ना। और उसकी एनसीईआरटी और एससीईआरटी में लगातार ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहे हैं, ठीक। इसके बावजूद देखेंगे तो सरकार के लेवल पे हो या समाज के लेवल पे हो या अभिभावक के लेवल पे हो या शिक्षक के लेवल पे हो, कुछ ना कुछ एक गैप की फीलिंग तो बनी रहती है कि वो गैप क्या है ना। और ऐसा नहीं है कि अभी क्योंकि हम मध्यस्थ दर्शन की रोशनी में बात कर रहे हैं तो ये भी हमको अच्छी लगती है, सुनने में तो फिलहाल अच्छी लगती है, ठीक है। इससे पहले भी कुछ ना कुछ अच्छी बातें होती ही थी, सदा सच बोलो, है ना, प्रेम से रहो, चोरी मत करो, ये सब बातें तो अपन बोलते ही थे और इसके लिए कुछ ना कुछ काम भी करते ही थे। तो बेसिकली ये जो गैप क्या है, किस चीज़ का गैप है? वो क्या चीज़ है जो हमको दिखती है कि इतना सब होने के बावजूद एजुकेशन में नहीं हो रहा है? क्या लगता है आपको, क्या नहीं हो पा रहा है एजुकेशन में? बताइए, कोई ऐसी चीज़ जो एजुकेशन में आपको लग रही है कि कम हो रही है या नहीं हो पा रही है तमाम कोशिशों के बावजूद भी? ऐसे गैप ही लग रही है। गैप को महसूस करते तो मतलब जो सेटिस्फेक्शन जो आना चाहिए वो सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा है। अब कहाँ से नहीं है तो वो मिसिंग पार्ट है। तो जैसे मध्यस्थ दर्शन से इतना पता थोड़ा चल रहा है, वो भी पूरा हम उसको 100% नहीं मानेंगे कि यार जो गैप है तो मानव का, जैसे अभी तक जो पहली सी भी नहीं की थी 2 साल तक तो हम ऐसा ही मानते थे कि कुछ चीज़ों से हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे ध्यान गया कि भाई अल्टीमेट जो है तो अपनी हर एक मानव की, मेरी और हर एक मानव की अल्टीमेट प्यास क्या है, तो वो कुछ भी करके सुख और शांति चाहता है। ठीक बात है। और हर जगह पे ध्यान लेके जाते हैं तो वो सुख और शांति ही चाहिए उसको। फिर कोई सुविधा से एफर्ट लगा रहा है, किसी से भी एफर्ट लगा रहा है, और वो मेरे में मिसिंग है ना, इसलिए मैं सामने वाले के साथ भी व्यक्त नहीं हो पा रहा हूँ। मतलब जिस चीज़, जैसे मैं टीचर हूँ और टीचर होके भी मुझे लग रहा है कभी कुछ मैं मेरे जितने भी पक्ष रखूँ, सुविधा के रखूँ, क्योंकि दूसरों को देख के हम प्रभावित रहते हैं। तो दूसरे के पास है, वो मेरे पास कब आ जाए और तब मैं सुखी हो जाऊँ, तो उस एंगल से सोचते रहते हैं तो उसका एंड नहीं आता है। तो वो खालीपन रहता है। नहीं समझ में था तब तक ऐसा लगता था चीज़ों से वो खालीपन भर देंगे। अब ऐसा लग रहा है कि चीज़ें तो है, ज़रूरी है उसके लेवल पे, ज़रूरियात तक, लेकिन उससे भी ज़्यादा है मेरी समझ पे काम होगा तभी वो तृप्ति शायद दिखने को मिलेगी। और उसको जैसे 2 साल में थोड़ा थोड़ा महसूस कर रहे हैं, हाँ इससे बन रहे हैं, रिलेशंस अच्छे हो रहे हैं, जहाँ रह रहे वहाँ पे भी भाई बहन जैसा एक भाव रहता है। परिवार में भी पति पत्नी का रोल क्या था, मेरा खुद का ऐसे 3-4 साल पहले तो ऐसा मानना था कि पति पत्नी के बीच में तू मैं ना हो तब तक प्यार कैसा। ठीक है बात। मतलब जितना देखा कि थोड़े लड़ाई झगड़े तो होने ही चाहिए, नहीं है तो फिर फ्लेवर नहीं रहता है पति पत्नी का। तो ऐसे चीज़ों को देखते गए, जो मिला, जितना समझ में आया, तो धीरे धीरे यहाँ पे लगता है जो खालीपन है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सुख शांति वाला पोर्शन लग रहा है, यानी कि मैं आई एम नॉट हैप्पी जो भी कर रहा हूँ, वॉट एवर। ठीक बात। तो वो मुझे दिख रहा है ऐसे। ठीक, चलिए, तो समय की कमी को देखते हुए मैं ही थोड़ी ज़्यादा भूमिका निभा लेता हूँ। तो आज थोड़ा एक मैं अलग, हाँ कुछ बोलना चाह रहे हैं? ठीक है। अभी जो मेरा ध्यान जा रहा है कि अभी एजुकेशन सिस्टम में ऐसा है कि टीचर्स क्लास में जाते हैं तो टीचर्स को भी पता नहीं है कि मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, और बच्चे को भी पता नहीं मैं क्यों पढ़ रहा हूँ। यहाँ बड़ी गैप है। जो टीचर्स का अभी जो टाइम टेबल है, तो टीचर्स आके पहले देखते हैं मेरे कितने लेक्चर है, 4 लेक्चर्स, और एक प्रॉक्सी आ गई तो फिर 5 लेक्चर, तो 5 लेक्चर लेने पड़ेंगे,
लेना नहीं है, लेने पड़ेंगे। तब वह क्लास में जाते तो मेंटली के साथ तैयार नहीं है कि मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ। जो सब्जेक्ट वो पढ़ा रहे हैं तो उस पर टीचर्स का भी ध्यान नहीं है कि ये जो पोर्शन है तो पोर्शन को मैं कैसे उनके सामने रखूँ। वो ओनली फॉर एग्ज़ाम रिलेटेड के लिए पढ़ा रहे हैं और बच्चा एग्ज़ाम रिलेटेड के लिए पढ़ रहा है। बस उतना ही है ना, ठीक बात। तो क्यों पढ़ा रहे हैं ये इतना तो पता ही है कि इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि हम टीचर हैं और हम यहाँ काम कर रहे हैं, है ना। उतना क्यों तो उनको पता है। बच्चे को भी इतना क्यों पता है कि हमको पढ़ना है, पास होना है, क्योंकि फाइनली वो नौकरी पे जाना है ना। तो लेकिन वो सेटिस्फेक्शन इसलिए नहीं है। एक उदाहरण अगर हम देखते हैं, मैं पहाड़ में रहता हूँ और पहाड़ में लोगों को रोज़ ही चढ़ना पड़ता है ना, ठीक है। अभी भी सड़क होने के बावजूद भी काफ़ी उतार चढ़ाव चलना पड़ता है ना। जैसे आप लोग 4 मंजिला सीढ़ी रोज़ ऊपर नीचे चढ़ते हैं तो एक थकान तो बनती है शरीर की, वहाँ तो रोज़ ही चढ़ना पड़ता है, ठीक हो गया। तो उस रोज़ चढ़ने में भी कई लोगों को बहुत तकलीफ़ होती है ना, परेशानी होती है काम। इसलिए कुछ लोग इसीलिए पहाड़ थोड़ा खाली हुए हैं, नीचे सुविधाजनक स्थानों पे आए हैं। लेकिन उसी जगह कुछ जगह मंदिर बहुत ऊंचाई पे हैं। केदारनाथ अगर आप जाएंगे तो 21 किलोमीटर पैदल चलना होता है, काफ़ी कठिन है, ऑक्सीजन कम हो जाती है। बाकी हमारे पहाड़ों में भी मंदिर बहुत ऊंचाई पे बने होते हैं, है ना, ठीक ठाक शरीर की मेहनत लगती है। लेकिन मंदिर जाते हुए आदमी का मन प्रसन्न ही रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि कल्पना में क्या है, ये जो मैं चल रहा हूं वो कल्पना में नहीं चल रहा है, उसका विचार नहीं चल रहा है। विचार किसका चल रहा है? या चित्र है ना, इच्छा, इमेजिनेशन में क्या है, लक्ष्य स्पष्ट है। ये जो हमको करते हुए जो संतुष्टि नहीं हो रही है, उसका एक ही कारण है कि लक्ष्य की क्लैरिटी नहीं बन पा रही है। कि फाइनली इससे वो जो आप बोल रहे क्यों पढ़ा रहा हूं, फाइनली वो क्लैरिटी नहीं बन पाती। जिन लोग भौतिक दुनिया में भी जिनको किसी भी लक्ष्य की भी, अगर अभी दर्शन के अर्थ में लक्ष्य नहीं बोल रहा हूं, भौतिक दुनिया में भी अगर लक्ष्य की क्लैरिटी एक लेवल की हो गई तो भी उनका करना एक अलग ढंग का होता है। जैसे अभी आप लोगों को बोला जाए कि अब आपको अगले 1 हफ्ते तक केवल हल्का नमक और बिना मसालों का खाना खाना है, ठीक है, और एकदम उबला हुआ सादा सलाद ज़्यादा खाना है, तो कितना खा पाएंगे आप? 1 आध दिन बाद मुश्किल होने लगेगी, है ना। ऐसा बताते हैं कुछ खिलाड़ी लोग 20 साल से, 10 साल से, 15 साल से ऐसी डाइट ले रहे हैं जो हम 1 हफ्ता शायद नहीं ले पाए। केवल सैलेड खाना, एकदम टाइट शेड्यूल के साथ खाना। ये खाते हुए उनको खराब लग रहा होगा कि अच्छा लगता है? हाँ, नहीं, वो खाते हुए अच्छा ही लगता है, क्योंकि वो खाना कहाँ से जुड़ रहा है? उनके लक्ष्य से जुड़ रहा है ना। उसको पता है कि मेरी बॉडी फिट रहेगी तो फाइनली मैं परफॉर्म कर पाऊंगा, और वो परफॉर्मेंस ही उनका क्या है। ये तो भौतिकवादी दुनिया की बात है। ये ठीक हो गया। तो हम न तो बच्चों को वो लक्ष्य दिखाने की स्थिति में हैं जो मानव का लक्ष्य है, और ना हम अपने आप देने की स्थिति में। इसलिए हम जो भी करते हैं उसमें वो शंका बनी रहती है ना। जैसे मंदिर चढ़ते हुए किसी को शंका नहीं बनी रहती कि मैं वहाँ जाऊँगा तो मंदिर में वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, दर्शन करने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसके प्रति इसकी कोई शंका नहीं है। इसलिए कितना भी कष्ट आए वो मस्ती से चढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में उसका आधा भी चढ़ना पड़ता है तो वो तकलीफ बनी रहती है। क्योंकि मैं ये रोज ऊपर नीचे क्यों चढ़ रहा हूं उसको नहीं पता है ना। ये बात क्लियर हो गई। तो लक्ष्य की स्पष्टता की बात है। सवाल ये है कि ये लक्ष्य कैसे स्पष्ट होगा, मानव को ये लक्ष्य कैसे स्पष्ट होगा, है ना। वो शुरुआत कहाँ से होगी। तो थोड़ा सा आज एक अलग एंगल से मैं थोड़ा बात करता हूँ।
बेसिकली सबने विद्या का परिचय शिविर किया वही है, तो इसलिए टर्मिनोलॉजी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बेसिकली देखेंगे तो जो कुछ करते हुए दिखते हैं फिजिकली, तो एक तो दिखता है मानव जो कुछ करता हुआ दिखाई देता है, और दूसरा दिखाई देता है जानवर, है ना, जिसको हम जीव बोलते हैं, है ना। ये कुछ करते हुए दिखाई देते हैं। इन दोनों के बीच में जो सिमिलरिटीज है वो ये है कि दोनों में कोई एक चीज है जो दोनों शरीर को चला रही है, ऐसा हमने दर्शन के जरिए सूचना को पाया है। और जीवन दोनों, जो जीवन का जो स्ट्रक्चर है वो दोनों में एक जैसा ही है, ये भी हमने सुना है। ठीक हो गया। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो मन एक चीज है जो जानवर में भी काम कर रहा है और इंसान में भी काम कर रहा है। मन के स्तर से दोनों काम कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि दोनों जो कर रहे हैं उसका लक्ष्य क्या है। तो जानवर का लक्ष्य क्या है बोला, जिसको क्या बोला, जिंदा रहना, है ना, ऐसा बोला। ठीक है। जिंदा रहने का क्या मतलब हुआ, ये हमने, है ना, सुना ही है, आहार, निद्रा, भय और प्रजनन, ऐसा भी हमने सुना है। ठीक हो गया। मानव का जीना किस लिए है, जीने के लिए, ऐसा भी हमने सुना है। जीना मने सुखपूर्वक, निरंतर सुखपूर्वक। अब इसके नीचे देखेंगे तो बेसिकली जानवर को देखेंगे तो जानवर जो है वो ट्रेनिंग से कुछ काम करता है। ये ठीक हो गया। जानवर का जो काम करने का तरीका है वो क्या है, बाय ट्रेनिंग वो कुछ करता है ना। ये ट्रेनिंग उसको आदमी भी दे सकता है और जंगल में उसको उसके वातावरण से जो मिलती है सो मिलती है ना। तो हाथी का बच्चा अपने परिवार में रह के उसी तरह से ट्रेंड होता है और फिर उसका जो भी एक्शन दिखता है वो सेम होता है ना। ये पकड़ में आता है, ठीक। और उसी हाथी को आदमी जो है ना साइकिल चलवा देता है। पर ये दोनों में सिमिलरिटीज क्या है कि उसको ट्रेनिंग दी जाती है। कोई एक चीज को बार बार उसको बताया जाता है तो वो करता है उसको, ठीक है। इसलिए जानवरों का आप एकदम फिक्स एक ट्रेनिंग सिस्टम है। तो शेर का बच्चा ऑटोमेटिकली आगे जाके उसी तरह से, है ना, हरकतें करता हुआ दिखाई देता है ना। उसका शिकार करना, उसको खाना, है ना। सियार के बच्चे, बिल्ली के बच्चे, कुत्ते के बच्चे, जितने भी जानवरों के बच्चे हैं उनको कोई ट्रेनिंग मिलती है तो वो उस ट्रेनिंग से ही काम करते हैं। ये ठीक हो गया। अब अगर इस ट्रेनिंग को देखेंगे तो ये ट्रेनिंग, क्योंकि शरीर में ट्रेन कौन हो रहा है, शरीर हो रहा है कि मन हो रहा है या जीवन हो रहा है। एक जगह पे तो शरीर हो रहा है पर उसको ग्रहण कौन करता है, जीवन ही करेगा। जीवन में भी कौन सा भाग ज़्यादा करेगा, क्योंकि जानवर अगर ट्रेंड हो रहा है तो इसका मतलब मन तो कर ही रहा है उसका काम। ठीक हो गया। तो मन जब ट्रेंड होता है, जिस ढंग से ट्रेनिंग के जरिए जब हम कोई काम करते हैं तो दिखाई देगा कि वो कुछ चीज़ें ऑटोमेशन में चली जाती हैं। तो बिल्ली का रिएक्शन कुत्ते को देख के ऑटोमेटिक है ना। हाथी का रिएक्शन शेर को देख के, शेर का रिएक्शन हाथी को देख के, ये सब क्या है, ऑटोमेटिक है ना। किसी घास को देख के उसको खाने जाना और किसी घास को देख के उसे नहीं खाना, ये सब क्या है, ऑटोमेटिशन में चला जाता है। लेकिन उसका ट्रेनिंग का पार्ट है वो, है ना, उसकी ट्रेनिंग में हो जाता है। जैसे शेर के बच्चे को अगर
कहीं अलग रख दिया जाए तो वो शिकार नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग नहीं मिली है उसको, है ना। इसलिए चिड़ियाघर में उनको देना पड़ता है। ठीक हो गया। तो दो तरह की चीज हो गई। एक हो गया कि शेर पिंजरे में रहे कि जंगल में रहे, खाएगा मांस ही, लेकिन शिकार कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा ये ट्रेनिंग का मामला है। ठीक हो गया। तो ये भी एक उसके बीच में थोड़ा सा आपको बाइफर्गेशन देखना पड़ता है। ठीक हो गया। पर बेसिकली जानवर का जो बेसिक काम है, बिहेवियर है, वो ट्रेनिंग से है। ठीक हो गया। ट्रेनिंग तक देखेंगे तो बेसिकली मन ही काम करता है, मन के लेवल पे ही काम होता है। ठीक हो गया। और मन बेसिकली फिर इन 4 जगहों से ही क्या करता है, तो मन इन 4 जगहों से संतुष्ट हो जाता है ना। आहार, निद्रा, भय, मैथुन और 5 इंद्रियों से संतुष्ट हो जाता है, ऐसा हमने पढ़ा है। मानव को देखेंगे तो मानव में देखेंगे तो बेसिकली यहां फिर 2 भाग आ जाते हैं। मानव की ट्रेनिंग नहीं हो सकती, मानव की क्या होती है, कंडीशनिंग होती है। कंडीशनिंग समझते हैं, है ना। तो आदमी का जो ऑटोमेशन है वो क्या है, कंडीशनिंग है। ठीक हो गया। और उसका एक दूसरा पार्ट है कि वो कुछ अंडरस्टैंडिंग से भी करता है फिर। तो मानव के काम करने के 2, ये मानव तक आते आते हो जाता है। कंडीशनिंग और ट्रेनिंग में अंतर क्या है, सॉरी सिमिलरिटीज क्या है, दोनों में कोई चीज़ बार बार होती है और वो हमको अच्छी लगती है और फीलिंग अच्छा लगने के आधार पे ही वो हमारे अंदर बैठती है। ठीक हो गया। तो जब भी हमारा अच्छा लगना चल रहा है तो दोनों जगह जो है कौन ज़्यादा एक्टिव है, मन ज़्यादा एक्टिव है। ट्रेनिंग और कंडीशनिंग के मामले में ठीक हो गया, वो अच्छा लगता है, जो भी मुझको अच्छा लगता है मन उसको बार बार रिपीट करना चाहता है, ये उसकी कंडीशनिंग हो जाती है। ठीक हो गई। ठीक, इस कंडीशनिंग में ट्रेनिंग का पार्ट शामिल है ही, है ना। ये ठीक हो गया। अब आप आदमी को देखें तो मानव जो है वो कितना काम कंडीशनिंग से करता है। इसके ऊपर ये बोला जा रहा है मानव कहाँ से शुरू हो रहा है, ऐसा बोल रहे हैं कि मानव की मिनिमम शुरुआत जो है वृत्ति वो जगह है जहाँ तर्क शुरू होता है। ठीक हो गया। मन बेसिकली फीलिंग का काम कर रहा है, उसको किसी बात से कोई मतलब नहीं है, वो अच्छी चीज़ है बुरी चीज़ है वो ये तय करता है। मन तो केवल इतना दर्ज करता है कि ये चीज़ अच्छी लगी और ये चीज़ खराब लगी। जो चीज़ अच्छी लगी उसको रिपीट करेगा, जो चीज़ खराब लगी उससे बचना चाहेगा। वृत्ति ये तय करेगी कि ये बुरी लगने के बावजूद ये करने लायक है, तो वो उसको भी कभी कभी वो करता है। तो अगर कोई तर्क पूर्वक करता है, वैसे भी हम क्या बोलते हैं, जिसको भी हम समझदार मानते हैं उसके बारे में हम क्या मानते हैं कि वो लॉजिकल आदमी है, कम से कम लॉजिक से तो चलता है। ठीक हो गया। तो ऐसा बोलते हैं कि मानव में वृत्ति शुरू होती है, लॉजिक थोड़ा शुरू होता है, क्योंकि लॉजिक कहाँ से शुरू होता है, जब उसको कुछ सवाल है ना, भाई न्यूटन के सेब गिरा तो कुछ लॉजिक शुरू हुआ, रात को तारे देखे, तारों का एक पैटर्न देखा, उस पैटर्न के आधार पे उसने पूरा ज्योतिष सिस्टम डेवलप कर लिया, है ना। उन तारों के आधार पे उसने अपने पुराने समुद्र में चलने के मार्ग ढूंढे, ये सब लॉजिक का काम है। ठीक हो गया। अब अगर हम आज के मानव की जीने की स्थिति को देखें
तो वो क्या लगता है, वो कंडीशनिंग के आधार पे जी रहा है या अंडरस्टैंडिंग के आधार पे जी रहा है? और हम बच्चों को अंडरस्टैंडिंग के आधार पे जीना सिखाना चाहते हैं कि कंडीशनिंग के आधार पे? हम तो उनको समझदारी बनाना चाहते हैं। ठीक है, अभी तक समझदारी किसको माना गया? कुछ ना करने को समझदारी। अभी हम समझदार किसको बोलते हैं? जो झूठ नहीं बोलता, जो शराब नहीं पीता, ठीक है, जो झगड़ा नहीं करता। अगर हमने अभी तक समझदारी को मानव जाति में मोटे तौर पे ऐसे पहचाना, नहीं करने के आधार पे समझदारी को पहचाना, ठीक, इसलिए हमने सारा जोर करने और नहीं करने पे लगा दिया। करने और नहीं करने में ट्रेनिंग ज़्यादा है कि अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है? ट्रेनिंग ज़्यादा है। इसीलिए सारे धर्मों में, सभी समुदायों में मानव को अच्छा बनाने के लिए कुछ ट्रेनिंग मॉड्यूल आए हैं। शिक्षण में भी बहुत सारे ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हैं। अंडरस्टैंडिंग का कोई मॉड्यूल नहीं है एजुकेशन में। तो हमने ट्रेनिंग, तो जब मानव में ट्रेनिंग होती है तो बेसिकली, क्योंकि उसका लॉजिक भी उसमें शामिल है थोड़ा बहुत, तो इसलिए वो बेसिकली कंडीशनिंग के साथ हो जाता है। ये ठीक हो गया? तो मानव बेसिकली कंडीशनिंग के साथ। और अभी का जो जमाना माना जाता है पढ़े लिखों का जमाना, ऐसा बोलते हैं ना, लॉजिक का जो रिलेशन है वो पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा माना जाता है कि अनपढ़ों से ज़्यादा माना जाता है? पढ़े लिखों से ज़्यादा माना जाता है या अनपढ़ों से? क्या लगता है आपको, क्या माना जाता है कि किसका लॉजिक? आजकल लॉजिकल पढ़ाई तो बोलते हैं ना, रीजनिंग, रीजनेबल होना, लॉजिकल होना, रैशनल होना, किससे ज़्यादा जुड़ा है? पढ़ाई लिखाई से कि अनपढ़ों से? रैशनल किसको माना गया? पढ़ाई लिखाई किसको माना गया? समझदार किसको माना गया? जो तर्क कर सकता है, आर्ग्यूमेंट कर सकता है ना, चीज़ों में विश्लेषण कर सकता है, इसी को तो बोला गया समझदार। हमने क्यों बोला कि पढ़ाई लिखाई जरूरी है? हमने ये क्यों माना कि पढ़ाई, जो अनपढ़ थे उन्होंने, वो ठीक नहीं है क्योंकि वो लॉजिक नहीं चलाते? पढ़ाई लिखाई ऐसा बोलते हैं लॉजिक डेवलप करती है। यही मान के तो पढ़ाई को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिली है ना भाई। एक समय में लड़कियों को नहीं पढ़ाते थे, तो ये लॉजिकली सेट हुआ ना कि भाई लड़कियों को भी पढ़ाना चाहिए, लड़कियां भी बराबर हो सकती हैं। तो ये माना गया कि पढ़ाई लिखाई से लॉजिक डेवलप होता है। ये ठीक हो गया? और होता भी है। ये आपका बल्ब, ये आपका पेन, ये जो माइक, ये जो सारा आज सुविधाओं का संसार है, ये आदमी ने बिना लॉजिक के थोड़े ना काम किया। तो लॉजिक तो उसका चलता है ना। और अगर उसका लॉजिक नहीं चलता तो वो भी गुफाओं में ही रह रहे होते हैं हम आज भी, है ना भाई। किसी पत्थर को नुकीला बनाया जा सकता है, इसके लिए ये मन के लेवल का काम है कि लॉजिक के लेवल का काम है? क्योंकि कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ती है, कुछ ऑब्जर्वेशन किया, कुछ उसका किया, फिर कुछ कैलकुलेशन बिठाया, है ना। सामने से खरगोश जा रहा है और सामने से बड़ा जानवर जा रहा है, तो कौन से पत्थर से ये, बस खरगोश के लिए इतना बड़ा पत्थर नहीं मारा होगा, है ना, और बड़े शिकार के लिए छोटा पत्थर नहीं मारा होगा, तो कुछ तो लॉजिक चलता है। तो कुछ लॉजिक तो चलता है। ये ठीक हो गया? तो एक लॉजिक तो ये हुआ कि वो अपने जिंदा रहने को आसान कर लिया, ठीक है, पर इतने से ही काम नहीं चला। तो ये माना गया कि पढ़ाई लिखाई से आदमी तर्कशील होता है। अगर आप थोड़ा पढ़ेंगे तो पता चलेगा तर्कशील सोसाइटियां बनी हैं, है ना। यूरोप में तर्क, जब ये जिसको हम नव जागरण पढ़ाते हैं, सारा नव जागरण किस लिए था? सारे नव जागरण में बड़ी बात क्या थी कि तर्क, क्योंकि धर्म क्या भाई, वो यूरोप में क्या था कि भाई बाइबिल के आधार पे सब कुछ होगा, उसके अलावा कुछ नहीं सुनेंगे। तो उसके खिलाफ ये आंदोलन हुआ ना कि भाई तर्क, तो तर्क को बड़ा माना गया ना। तो पढ़ाई लिखाई से तर्क को बड़ा माना गया कि भाई तर्क कर सकता है आदमी, तो तर्क से समझ सकता है, और फिर ये सारा विज्ञान उसी से आया, है ना, कि भाई जो पहले से कंडीशनिंग है उसको ना माना जाए, है ना।
अपना तर्क लगाया जाए, ऐसा बोला गया और यह माना गया कि इससे समझदार आदमी होगा। ठीक है, तो अभी के लोगों को यह मानना है कि पढ़े लिखे लोग ज़्यादा लॉजिकल होते हैं। ठीक हो गया। अब सवाल ये है कि अगर पढ़ा लिखा आदमी ज़्यादा लॉजिकल होता तो ये धरती को बीमार पढ़े लिखे लोगों ने किया है कि अनपढ़ लोगों ने किया है ना? हॉस्पिटल में बीमार लोग कौन है, पढ़े लिखे कि अनपढ़ लोग? अभी जंक फूड खाने वाले लोग पढ़े लिखे ज़्यादा हैं कि अनपढ़, है ना? बल्कि अब कुछ लोग ये मानने लगे हैं कि अनपढ़ लोग ज़्यादा बढ़िया खाना खाते थे। अब वो उसकी बात पे नहीं जाएंगे, फाइनली यही करना पड़ता है ना, क्रिया प्रतिक्रिया करनी पड़ती है। पहले पढ़े लिखे ज़्यादा ठीक थे, अब अनपढ़ ज़्यादा ठीक है, ये करना ही पड़ेगा। ठीक, तो अभी भी आप देखेंगे तो लॉजिक एक जगह के पे जाने के बाद वो कंडीशनिंग में बदल जाता है। जैसे आप जब बटन दबाते हो बिजली का, तो आपका कुछ लॉजिक चलता है उसके पीछे, पूरा लॉजिक चलता है कि ये बटन दबाया, उससे फिर वो इलेक्ट्रिसिटी गई और फिर ये, आप तो बस दबाते हो, ये क्या हो गया? हाँ, ये ट्रेनिंग और कंडीशनिंग हो गई कि। लेकिन जब एक बच्चा बटन दबाता है और वो जब वो बिजली को चलते हुए देखता है तो उसका क्या चलता है? उसका लॉजिक चलना शुरू होता है, वो कनेक्शन बिठाने की कोशिश करता है ना? तो अभी तक जो तर्क भी मानव का चला है, बेसिकली वो जिंदा रहने की जगह पे चला है। तो जिंदा रहने की जगह पे एक लेवल तक तर्क चलने के बाद वो फिर कंडीशनिंग के स्तर पे आ जाए, वो ट्रेनिंग और कंडीशनिंग के लेवल पे आ जाता है। तो अब हम बटन कैसे दबाते हैं? कंडीशनिंग के साथ दबाते हैं, या आते हैं और बटन दबाते हैं, आते हैं और बटन दबाते हैं, है ना? और कई बार तो हमारा ध्यान नहीं जाता, कमरे में उजाला भी होता तो भी हम बटन ऑन करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम ऑटोमेटिक ही कर रहे होते हैं। तो अब आप देखेंगे तो बेसिकली वो जो लॉजिक भी चला था, वो लॉजिक भी एक लेवल के बाद जब उसकी रिपीटेशन होना शुरू होता है तो फिर वो बंद हो जाता है, विचार चलना बंद हो जाता है। तो अभी के मानवों को देखेंगे तो पढ़ने लिखने के बाद आदमी एक लेवल के बाद वो फिर से कहाँ पहुँच जाता है? पढ़ाई लिखाई से थोड़ा वृत्ति शुरू हुई और एक लेवल के बाद वो फिर से मन के लेवल पे पहुँच गया, जिंदा रहने की जगह पे पहुँच गया, है ना? तो आप ये सोचिए, ऐसी 4 खबरें मैंने कभी एक पीपीटी बनाई थी, कभी मौका मिला तो दिखाऊंगा। 4 खबरें हैं एक ही जैसी। हिंदुस्तान में किसी धार्मिक उसमें मेले में किसी में जो है भगदड़ मची और कुछ लोग मर गए। अफ्रीका में किसी धार्मिक समारोह में भगदड़ मची और लोग मर गए। ठीक है, इजराइल, है ना, भारत अंडर डेवलप्ड कंट्री है, अफ्रीका पिछड़ी हुई कंट्री है। इजराइल में धार्मिक भगदड़ में क्या है, कुछ लोग मर गए। हज करने लोग गए, भगदड़ मच गई, मर गए। अब ये जितने लोग वहाँ भीड़ में जाते हैं, क्या लगता है कुछ लॉजिक चलता है? कुछ लॉजिक से जाते हैं कि कंडीशनिंग से जाते हैं? अंडरस्टैंडिंग से जाते हैं कि कंडीशनिंग से जाते हैं? है ना? तो कैसा है, ऑटोमेशन में है। हम सब ऑटोमेशन हो गए, हम सब, है ना? हम तो दुनिया को ऑटोमेशन में डालने के मोड में, हम एक्चुअल में हम ही ऑटोमेशन में। हमको लगता है कि हम सोच रहे हैं, पर हम नहीं सोच रहे हैं। हम अपनी ट्रेनिंग, और ऐसा ही हम बच्चों को बना, इसलिए हमारा सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा है, क्योंकि हम जैसा हो गए हैं वैसे हम ही खुश नहीं हैं। हम बच्चों क्या खुश कर पाएंगे, है ना? जो पढ़ाई लिखाई करके हम खुश नहीं हुए, हम उसी पढ़ाई लिखाई को करवा के उनको सपने दिखा रहे हैं। ये ठीक हो गया? तो बेसिकली देखेंगे तो अभी आदमी, हर रोज शाहरुख खान के घर के आगे 20,000 लोग खड़े होते हैं। क्या लगता है, उनका कुछ लॉजिक चल रहा है ना? तो जैसे जानवर को ट्रेनिंग देते हैं ना घर में, आप लोग डॉग पालते हैं,
1 महीने के अंदर उसको पता चल जाता है कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, ठीक है। उस 1 महीने के दौरान उसका भी कुछ लॉजिक चलता है कि यहाँ जाने से मार पड़ती है, यहाँ जाने से नहीं पड़ती है। 1 महीने बाद वो ऑटोमेटिक हो जाता है, ठीक। रसोई में कितना भी खाना रखा हो वो नहीं जाएगा, ये समझ में आ रहा है। तो क्या हो रहा है, कंडीशनिंग ही हो रही है। हम मन के लेवल पे ही काम कर रहे हैं एजुकेशन में भी। धर्म इतनी अच्छी बातें करने के बावजूद धर्म में उस तरह से लोग क्यों नहीं आगे आ पाए? क्योंकि धर्म ने क्या किया, जिन विचारों ने कोई शुरू किया था, बुद्ध ने, पैगंबर ने, या जहां भी, उन लोगों ने तो बेचारों ने कुछ तर्क लगाया होगा, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, फिर वहां से वो मन पे आ गए। वो बेचारे इसलिए आए थे कि आदमी थोड़ा ऊपर उठे, अगली सीढ़ी में पहुंचे। हमने क्या किया, तो सारे धर्मों में अच्छी बातों के बावजूद वो रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि हम उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं दे पा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, कंडीशनिंग बना रहे हैं, इसलिए सब चीज़ें ऑटोमेशन में जा रही हैं, है ना। हम हिंदू हैं तो मंदिर देखते ही झुक जाएंगे, मस्जिद आते ही हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बताइए, हमारा कुछ दिमाग चल रहा है? ठीक है। एक मुसलमान है, वो मस्जिद को देखते ही उसके अंदर एक फीलिंग आ जाती है। अभी तो हम बोल रहे हैं हम बहुत भाव में आते हैं, ये भाव में आ रहे हैं कि हमारा कुछ कंडीशनिंग है ना। तो वो जो एक एक्सपेरिमेंट हुआ था ना एक जानवर पे, कि वो घंटी हिलाता था और फिर उसकी लार आती थी, है ना। टीवी तो रोज ही घंटी हिला रहा है और वो रोज ही हमारी लार आ रही है। तो अगर आप देखेंगे तो हमारा अभी एजुकेशन में लॉजिक के लेवल पे काम होना बाकी है। हम ट्रेनिंग ही दे रहे हैं, है ना। इसलिए आप देखेंगे तभी भी जिन बच्चों की मैथ्स और साइंस में थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ता है तो उनके चेहरे की चमक थोड़ा अलग दिखती है, क्योंकि आदमी को मजा लॉजिक में ही आता है एक्चुअल में, क्योंकि वो है उसके ऊपर की चीज। मन पे तो आदमी जानवर भी जी रहे हैं, लेकिन क्योंकि लक्ष्य की स्पष्टता नहीं है, इसलिए एक समय के बाद फिर वो उसी ऑटोमेशन में चले जाते हैं। अच्छी साइंस पढ़ेंगे, अच्छी नौकरी करेंगे, 2-4 फ्लैट खरीद लेंगे, फिर कहानी उधर की उधर ही रह जाती है। तो कुल मिला के बोला यह जा रहा है कि अंडरस्टैंडिंग के लिए ये जरूरी है कि तर्क चले, है ना। ये चलेगा तो इसका कुछ काम शुरू होगा। ये समझ में आया? तो क्या है, अभी तक अगर आप देखेंगे तो शिक्षा को या तो भौतिकवादी शिक्षा हुई है, या जिसको हम आदर्शवादी शिक्षा बोलते हैं वो हुई है। तो ऐसा नहीं है कि इन्होंने तर्क का इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है, लेकिन क्यों वो पूरा नहीं पड़ रहा? क्योंकि भौतिकवाद का सारा तर्क इसलिए है कि सुविधा क्या हो जाए, सुविधा अधिकतम हो जाए और सरलतम हो जाए। सारा लॉजिक इसीलिए काम कर रहा है। हम अपनी सुविधाओं को, है ना, पहले हाथ से पंखा चलाना पड़ता था, फिर अभी बटन आ गया, अब बटन भी ना दबाना पड़े, रिमोट आ गया, अभी रिमोट भी नहीं दबाना पड़े, मैं बोल के ही पंखा चला दूं। और अब वो ये कोशिश कर रहे हैं कि बोलना भी ना पड़े, बस आप आंख से देख भर लो। अब इस लॉजिक से वो कहां पहुंचेगा? तो सारा इसलिए धरती क्या हो गई, विज्ञान ने तर्क को बहुत अच्छे से प्रमोट किया, लेकिन लक्ष्य की स्पष्टता के कारण, अस्पष्टता के कारण विज्ञान कहाँ पहुँच गया? धरती जो है ना, कुछ लोगों का ये मानना है कि 2050 तक इस धरती पे आदमी बचेगा कि नहीं बचेगा, इसमें भी कुछ लोगों को संशय है, ठीक है। कुछ लोगों का ये कहना है, अभी एक रिसर्च आई है कि 2030-35 के बाद आते आते
हमारा मैक्सिमम टाइम सर्वाइवल में चला जाएगा, जो हजारों साल पहले था। हजारों साल पहले जब आदमी जंगल में रहता था तो उसका मैक्सिमम समय किस में जाता था? सर्वाइव, जिंदा रहने में भी। आने वाले 20 साल में ऐसा लोग बोल रहे हैं कि जगह ऐसी पहुंच जाएगी कि हमारा मैक्सिमम टाइम सर्वाइवल में जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर इतना बढ़ रहा है ना। खाना ठीक है, खाना ठीक नहीं है, हवा ठीक नहीं है, तो जब हवा पानी खाना ठीक नहीं होगा तो फिर बाकी टाइम जाएगा किस में? तो हमने जिंदा रहने की कठिनाइयों से शुरू करते हुए वहां पर वहीं पहुंच गए, क्योंकि क्या घूमेगा? चक्कर गोल गोल घूमेगा, क्योंकि लक्ष्य की क्या है? स्पष्टता नहीं है। तो भौतिकवाद का सारा तर्क जो है वो केवल सुविधा को अधिकतम और सरलतम बनाने में लगता है। इसको क्यों किया जाना चाहिए इस पे वो कोई बात ही नहीं करता। इसका प्रयोजन क्या है? ये ठीक हो गया? तो फिर आदमी खुराफात में ही जाएगा ना। ठीक, जैसे आपको बाइक की जरूरत थी तो आप बाइक ले आए, ठीक है। तो अब बाइक की ज़रूरत तो रोज़ रोज़ नहीं पड़ती है, मान ले जाए, या थोड़े टाइम पड़ती है, पर तो बाकी समय तो खुराफात से सूझेगी, तो फिर हाई स्पीड और ये और वो सब चलेगा। क्योंकि बाइक क्यों लानी है इसकी कोई क्लैरिटी नहीं है। ये पकड़ में आता है। तो हमारी सुविधाएं हमारे लिए बोझ क्यों बन गई? क्योंकि सुविधा क्यों चाहिए इस पे हमारा तर्क नहीं चला, कंडीशनिंग से ही हो रहा है। मैक्सिमम सुविधाएं जो हम अभी यूज किए हैं वो लॉजिक, उसका तर्क नहीं है ज़्यादा, क्योंकि वो सोसाइटी में, जानवरों में ट्रेनिंग होती है तो हमारी भी ट्रेनिंग होती है हमारी सोसाइटी में, है ना। हर सोसाइटी में अपना एक ट्रेनिंग सिस्टम होता है, हम उसी को फॉलो करते हैं। आदर्शवाद का देखेंगे तो आदर्शवाद का सारा तर्क जो है अपनी मान्यता को श्रेष्ठ बताने के लिए, इनका तर्क इधर ही यूज हुआ है। तो वहाँ जो भी बातचीत होती है बहुत लॉजिकल बातचीत होती है, पर फाइनली लॉजिक का फाइनल उद्देश्य क्या है? हम सही हैं, ठीक है। जबकि मध्यस्थ दर्शन क्या कह रहा है? इसलिए यहां क्या हो गया? यहां तर्क करना लक्ष्य हो गया। तर्क करना क्या हो गया? लक्ष्य हो गया। मध्यस्थ दर्शन क्या कह रहा है कि तर्क के जरिए वास्तविकता को समझने के लिए, तो यहां तर्क क्या है? यहां तर्क एक साधन है, एक टूल है, जिसके जरिए हम जो है ना, जैसे एक उदाहरण देते हैं। जैसे मान लिया जाए ये पेड़ है, ठीक है। भौतिकवादी भी इसका अध्ययन करेगा, इसको पढ़ेगा और लॉजिक लगाएगा, तो उसका तर्क क्या काम करेगा? ये मेरे किस काम आ सकती है, ठीक है। इसकी चेयर बना दूं कि झूला बना दूं कि ये कर दूं, और इस मार्केट के बजाय उस मार्केट में बेचूं, तो भौतिकवादी तर्क ये है। जितने अपने MBA IIT करने वाले होते हैं काफ़ी लॉजिकल होते हैं, उनको पता होता है माल कैसे बेचा जाए, है ना। जैसे कोई एक सेल्समैन अगर इधर आ गया तो वो यहाँ का एक ऑब्जर्वेशन करेगा और लॉजिक लगाएगा कि यहाँ महिलाएं ज़्यादा हैं, इसलिए ऐसा प्रोडक्ट यहाँ बेचा जा सकता है जो महिलाओं को ज़्यादा पसंद आता है। ये भी लॉजिक है, पर फाइनली ये लॉजिक किस काम आया? भौतिकवाद के काम आया। ये पकड़ में आ रहा है। इसलिए
इस लॉजिक से कितना ही लॉजिकल हो जाइए, फाइनली उसने अनसेटिस्फेक्शन के लेवल पे जाना ही है ना। क्या करोगे, खुराफाती सूझेगी ना। ठीक है, वो एक आदमी वो तरबूज में से बिना बीज का तरबूज पैदा कर रहा है, इसी क्या जरूरत है भाई, वो बिना बीज का पपीता ही पैदा कर रहा है कोई, है ना। किसी को ऐसा टीवी बना देना है कि बस आपने आंखें झपकाई और चैनल बदल दिया, है ना। तो एक मजेदार कहानी सुनाता हूं आपको, छोटी सी, पढ़े लिखे लोगों का, हमारे एक्चुअल में कहानी है। हमारे घर में मेरे घर की भाभी और बहनें और कुछ यंग लोग जो हैं वो जुड़े हुए थे, और एक आदमी सेल्समैन अभी आया था, तो वो तवा बेच रहा था, एक ऐसा तवा जिसमें रोटी को पलटना नहीं पड़ता, आप एक बार में डालिए तो वो सीधे फूल के ऊपर आ रही थी, ऐसा कुछ उसने सिस्टम बनाया हुआ था। और वो जो है उनको समझा रहा था, वहाँ पे जो भी अड़ोस पड़ोस की महिलाएं जमा हो गई और सब उसमें काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे थे। फिर वहाँ पे हमारी एक बूढ़ी महिला आई, हमारी बुआ जी लगती थी, तो उसने भी पूछना शुरू किया ये क्या है। तो उन्होंने बोला कि ये रोटी पलटने से जो है बच जाएंगे इसमें। तो उसने कहा कि ये बताओ, जब आटा तुमने गूंद लेना है, उसी गोली भी बनाओगे, उसको बेलोगे भी, तो पलटते हुए क्या हुआ है उस पलटने के लिए जो है इतना पैसा खर्च कर रहे हो, वो काफ़ी महंगा था, वो 1200-1300 रुपये का वो बेच रहा था। तो प्रयोजन ही स्पष्ट नहीं है, क्योंकि कुछ नया मार्केट में आया तो वो खरीदना ही है। तो हम अपने बच्चों को एक्चुअल में तर्कशील नहीं बना पा रहे हैं, ये हमारा असंतुष्टि का सबसे, क्योंकि हमारा बच्चा भी, हाँ कुछ बोल रहे हैं आप? हाँ, उसी का अनसेटिस्फैक्शन है। वो लॉजिकल कैसा है, रोबोटिक हो गया है ना। तो इतना सब करने के बावजूद भी हमारे बच्चे बाजार से प्रभावित हो रहे हैं, यह हमारी असंतुष्टि का कारण है। इतना सब समझाने के बावजूद ही हमारे बच्चे आहार के मामले में अनियंत्रित हैं, शरीर के मामले में अनियंत्रित हैं, यह हमारी अनसेटिस्फैक्शन का कारण है। हमारी ऐसी स्थिति है, नई आदर्शवाद में नई मध्यस्थ दर्शन। हाँ भौतिकवाद की तो दूरी है, ऐसा समझ लो थोड़ा। हाँ, तो कौन सी स्थिति में वही पता नहीं। तो तर्क को समझना पड़ेगा, ठीक है। आदर्शवादी इसको कैसे तर्क करेगा, इसकी पूजा की जाए, कब की जाए, कितनी बार की जाए, किसको इसे करने से स्वर्ग मिलेगा, इसके नीचे भूत रहते हैं कि जिन रहते हैं, उसका ध्यान इधर ही जाता है, ठीक है। फिर उसके लिए बढ़िया सा श्लोक और कोई उसके लिए बहुत, ये सब चीज़ें चलती रहेंगी, ठीक। इस वाले से केवल इतना ही फायदा होता था कि ये पेड़ बच जाता था। भौतिकवादी जो है ज़्यादा नुकसानेबल लगता है, इसलिए लोग झूलते रहते हैं। इसलिए सारे भौतिकवादी एक के बाद थोड़ी दिनों बाद आदर्शवादी हो जाते हैं, और सारे आदर्शवादी जो है ना वो भौतिकवाद में ही घुस जाते हैं। हमारे ऋषिकेश में आइए कभी, है ना, वहाँ सब करोड़पति लोग बाबा जी के कदमों में पड़े हुए हैं, और बाबा जी सोच रहे हैं कि 2-4 और आ जाएं तो 2-4 कमरे और बन जाएं आश्रम में, तो थोड़ा और सुविधा हो जाए। ये चलता रहेगा, ये भौतिकवाद और आदर्शवाद में झूलने का चलता रहेगा, ठीक। मध्य दर्शन किसको कैसे देखेगा, इसका अपनी लाइफ के साथ क्या रोल है, जैसे वो ऑक्सीजन देता है, ठीक, अपनी मतलब साइकिल पूरे होल अस्तित्व में। हाँ हाँ, मेरे लिए नहीं, पूरी व्यवस्था में उसका क्या रोल है ना। और उस व्यवस्था में फिर मैं कहाँ हूँ और ये पेड़ कहाँ है, व्यवस्था में हम दोनों के बीच में क्या अंतर संबंध है, इस आधार पे वो देखेगा। इस आधार पे हो सकता है कि वो उसकी कुर्सी बना दे, लेकिन वो फिर 10 पेड़ लगा भी देगा, और फिर वो उसको सिर्फ इसलिए नहीं कुर्सी बना देगा कि इसको बेच करके मैं कुछ और कर लूँगा। कुर्सी की उपयोगिता होगी तो कुर्सी भी बना लेगा, लेकिन फिर पेड़ को भी 2-4 पेड़ और लगा देगा। ये ठीक होता है। ऐसा बोल सकते हैं आदर्शवाद
हेलो, आदर्शवाद है जो उसमें तर्क तो हुआ ही एक टाइम पर, तभी वो ट्रेनिंग में कंडीशनिंग में चला गया है। और जो भौतिकवाद है उसमें शरीर की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए वो जो भी हुआ है सरल करने के लिए, उसमें तर्क शरीर तक हुआ, यानी कि मन तक हुआ है। और आप जो बोल रहे हैं वो सही दिशा में नहीं हुआ है जो तर्क, तो उसी का एक और एक जरिया है जो आप मध्यस्थ दर्शन के तरफ जाने वाले हैं। तो ये सही है क्या? हाँ। तो मैं एक दूसरा भी कहना चाहता हूँ कि जो तर्कवादी है ये धीरे धीरे, जो मेरे दादा के अंदर देखते थे तर्कवादी, मेरे उसके फादर आए, मैं 3-4 पीढ़ी देखा है मैंने, तो तर्क बढ़ा है। मेरा बेटा मुझसे ज़्यादा तर्क कर रहा है, मेरे पापा कम तर्क कर रहे थे, वो तो तर्क करना बढ़ गया है, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। वो सही? तर्क करना बड़ा है। हाँ, वही तर्क करना इसलिए बड़ा है क्योंकि भौतिकवाद में तर्क करना ज़्यादा जरूरी भी है ना, और उसकी ज़रूरत भी पड़ती है। अगर आप हमारे बाप दादा के समय में तर्क की ज़रूरत एक लेवल तक थी, है ना। हाँ, मतलब अपनी परिस्थितियों के हिसाब से है, ठीक है। तो हमारा समाज बदल गया, बड़ा हो गया, ठीक है। पहले मेरा समाज मेरे गांव तक ही था, अभी पूरी दुनिया ही मेरा समाज है, इस रूप में कि सबका प्रभाव मुझ तक आ रहा है। इसलिए उस समय का तर्क उनके तक सीमित था। अभी बढ़ा हुआ इसलिए दिख रहा है क्योंकि वो ज़्यादा, तर्क का मतलब ज़्यादा चीज़ों का विश्लेषण कर पा रहा है, क्योंकि ज़्यादा सूचनाएं हैं। अभी सूचनाएं कम थी इसलिए कम विश्लेषण करते थे, इसलिए तो वो तर्क बढ़ा नहीं है, एक्चुअल में वो सूचनाएं बढ़ गई हैं, इंफॉर्मेशन बढ़ गई है ना। अभी वो अमेरिका का भी बारे में उसको तर्क करना है, ठीक है, ये तर्क हो गया, है ना। अभी तो पहले एक ही तरह का हल सब गांव में एक ही चलता था, अभी 25 तरह के ट्रैक्टर की सूचना हमारे पास है, तो 25 तरह की चीज़ों को एनालाइज करना पड़ेगा, तो उसमें वो तर्क बढ़ता हुआ दिखता है, ठीक। लेकिन चूंकि वो वास्तविकता तक या लक्ष्य की स्पष्टता नहीं है, इसलिए वो तर्क फाइनली, है ना, फाइनली वो किसी ऑटोमेशन में, फाइनली वो कंडीशनिंग में बदल जाता है। क्योंकि दर्शन क्या बोल रहा है कि फाइनली आदमी को यहां से आगे बढ़ना है ना, आगे तक जाना है। लेकिन वो बार बार लौट के इधर ही क्यों आ रहा है? क्योंकि लक्ष्य की स्पष्टता नहीं है। तो बहुत अच्छा तर्क करने के बावजूद जो है उसका जो मैक्सिमम बिहेवियर है फिर वो ऑटोमेशन में चला जाता है। अब आप ये देखिए भाई, अमेरिकन लोग इस मामले में मानते हैं कि वहाँ की यूनिवर्सिटियाँ दुनिया में नंबर 1 और नंबर 2 पे रहती हैं, ठीक है। और हमारे यहाँ ये मानते हैं कि अभी शिक्षा का प्रसार उतना ज़्यादा नहीं है, और ये भी मानते हैं कि अमेरिकन बहुत लॉजिकल, भाई क्योंकि साइंस ज़्यादा है, साइंस का काम ज़्यादा देखते हैं, नासा वासा और मंगल पे पहुँच गए तो लॉजिकल तो ज़्यादा ही होंगे, ठीक है। तर्कशील सोसाइटी है, जाति को नहीं मानती, धर्म को नहीं मानती, ये भी सब बोलते हैं। अब आप ये देखिए कि वहाँ आईफोन जब नया आता है तो भगदड़ मच जाती है। हमारे यहाँ भी सेल लग जाए फिर 50% के, यहाँ भी भगदड़ मच जाती है, और अफ्रीका में भी भगदड़ मच जाती है। तो सारा तर्क बेसिकली सुविधा तक सीमित रह गया। सुविधा की एक सीमा है, उसके बाद उसका कंडीशनिंग होना, वो फिर नियम, वो वापस मन तक ही जाएगा, और फिर फाइनली वो ऑटोमेशन में ही जाएगा। हाँ, आप कुछ बोल रहे थे। मेरा ध्यान जो जा रहा है भैया यहाँ पे कि जैसे तर्क टूल बताया आपने, तो तर्क टूल है, तो तर्क का सदुपयोग वो मध्यस्थ दर्शन बता रहा है, और दुरुपयोग जो है ना वो दो बाद में दिख रहा है। जैसे यानी कि उसका सदुपयोग नहीं हो रहा है, इसीलिए वो पीड़ा दे रहा है। हाँ हाँ, कहीं ना कहीं ये शिफ्टिंग हो रहा है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। भैया आप इस कुर्सी को बैठने के लिए लाए थे और आप इसको यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो यही भी पीड़ा देता है, मामूली सी चीज़ है। तो हमारे पास तर्क नाम की बहुत शानदार चीज़ है, मानव को कुदरत से मिली हुई है, वो जो कल्पनाशीलता जिसको बोल रहे हैं, उसका सदुपयोग ही नहीं हो पा रहा है। एक सदुपयोग भौतिक जगत में हुआ, लेकिन वो लक्ष्य की स्पष्टता नहीं थी, तो वो फाइनली अब वो तर्क हमको पीड़ा देने लगा है ना। लोग जंगल जा रहे हैं,
रिटर्न मतलब करना पड़ेगा वापस। अभी अमेरिका में एक प्रोग्राम चल रहा है, आपको पता है, बिग बॉस जैसा एक प्रोग्राम चल रहा है उधर, नाम मैं भूल गया उसका, सर्वाइवल कुछ करके है। अब वो वापस से कुछ लोग जंगल जाते हैं, जब कभी हजारों हजार साल पहले आदमी रहता था बिना कपड़ों के, ठीक है, और उनको वैसे ही जीना है, बिना हथियार, कुछ भी नहीं उनके हाथ में, वही पत्थर मार के घिसना और शिकार खाना और ये सब करना, और उसका लाइव रिकॉर्डिंग चल रहा है। करने वालों को भी मजा आ रहा है, देखने वालों को भी मजा आ रहा है ना? क्यों? क्योंकि सुविधाओं का लॉजिक का एक लेवल, क्योंकि सुविधा सारा क्योंकि भौतिकवाद का सारा तर्क इधर ही तो जाएगा, और कहां जाएगा, है ना भाई? आहार में ही लगाओगे तर्क, तो इसको कितने प्रकार से खाया जा सकता है, कितने तरीकों से खाया जा सकता है ना? इसमें कितनी चीजें मिलाई जा सकती हैं, ये सब जाएगा। वो जाते जाते कहीं वो, है ना, फिर वो ओवरफ्लो होगा, वो फिर फाइनली वो गड़बड़ी में जाएगा। तो हम यहाँ पहुँचे कि हम खा करके बीमार हो रहे हैं, हम आराम करके बीमार हो रहे हैं, है ना, हम सिक्योरिटी जितनी बढ़ा रहे हैं उतना डर रहे हैं, और प्रजनन की हालत तो खराब ही पड़ी हुई है, ठीक है। अभी सबसे बड़ी टेंशन यही हो गई है, ठीक हो गया। तो मध्यस्थ दर्शन ये बोल रहा है कि एक तो वास्तविकता की सूचना अपना बात ठीक से आ जाए, और तर्क का इस्तेमाल फिर वास्तविकता को समझने के लिए हो जाए। वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि मैं निरंतर सुखपूर्वक जीना चाहता हूँ। निरंतर सुखपूर्वक जीने का मतलब ही है कि मेरे पास व्यवसाय, मेरे जो 4 आयाम है, व्यवसाय, व्यवहार, और क्या है वो, क्या चीज़ है, समाधान, है ना, विचार, सॉरी, विचार, व्यवसाय, व्यवहार और अनुभव, ये मानव के 4 आयाम बता रहे हैं ना। इन चारों आयामों में मेरे पास क्या आ जाए? वास्तविकता की है नहीं, व्यवसाय अलग चीज है, समृद्धि। जैसे वो बोला ना, विचार में क्या होगा? समाधान। व्यवसाय में क्या होगी? समृद्धि। व्यवहार में क्या होगा? न्याय। और अनुभव में क्या होगा? ज्ञान। ऐसा कुछ है ना। ज्ञान किसका? वास्तविकता का। वास्तविकता कैसी होगी? जो सबके लिए बदलेगी कि एक जैसी होगी? एक जैसी होगी। तो जब भी हम बच्चों का ध्यान वास्तविकता की तरफ दिला पाएंगे, तब तब उसके तर्क का सदुपयोग होना शुरू होगा। जब जब हम उसका ध्यान किसी मान्यता से वास्तविकता की तरफ दिला पाएंगे, तब तब उसका क्या होगा? हमारा और उसका सदुपयोग होगा। आप लोगों ने परिचय शिविर किए ही हैं, आपको ये नोट करेंगे कि तीसरे चौथे दिन तक आते आते हमको एक अलग प्रकार की अच्छी फीलिंग आनी शुरू होती है। भले ही कर कुछ नहीं रहे हैं, लेकिन वो दिखने लगता है कि ऐसा हो सकता है और क्या वास्तविकता है, और वो हमको लॉजिकली पकड़ में आती है। इसलिए हमको वो क्या लगता है, इतना अपीलिंग लगती है ना। बच्चों के साथ भी आप जब भी इस लेवल पे लॉजिकल बात कर पाएँ, बच्चों को भी उतना ही मज़ा आता है। ये जो हमने बोला है ना कि बच्चों को 30 मिनट 40 मिनट से ज़्यादा मन नहीं लगता है हमारी ताकत नहीं है लगवाने की एक्चुअल में, वरना बच्चे 2 घंटे 2.5 घंटे भी बैठ सकते हैं आराम से, और शिविरों में तो बैठते ही हैं, है ना। हमने तो 12-12 15-15 साल के बच्चे पूरे शिविर को अटेंड करते हुए देखे, एकदम बढ़िया से, है ना। गंगोत्री शिविर हो रहा था सोम भैया का, तो वहाँ एक आश्रम में हो रहा था, तो उनके और उस शिविर में 30+ के लोग 50-60% के लिए थे, मतलब जो 30 के अंडर 30 थे। तो आखिरी दिन उन्होंने बोला स्वामी जी ने कि देखो, बात तो हम भी यही कुछ करना चाहते हैं, अपनी तरफ से करते ही हैं, पर हम 2 घंटे से ज़्यादा बिठा ही नहीं पाते। उसमें भी कुछ तबला वबला कुछ बजाना पड़ता है,
तब जाके लोग बैठते हैं। बोला मैं यहाँ देख रहा हूँ कि 8 घंटे बैठे हुए हो, सुबह से शाम तक बैठे हुए हो, आप लोग करते क्या हो ऐसा कुछ? तो बेसिकली मानव का जो एक्चुअल मनोरंजन है वो उसका ये है कि उसका तर्क वास्तविकता को छूने लग जाए। सबसे बढ़िया मनोरंजन वही होता है। उसके अलावा मनोरंजन के लिए वो जब भी यहाँ जाएगा, जब उसका मनोरंजन किससे जुड़ा हुआ है? उसका मनोरंजन अगर इधर से नहीं हुआ तो वो इधर जाएगा। मन कहाँ जाएगा? देखो, मन या तो शरीर पे जाएगा या वृत्ति में जाएगा। यहां अगर कुछ मान नहीं मिला, ठीक हो गया। एक और बढ़िया कहानी से आपकी बात वो कर देता हूं। हमारे घर पे, क्योंकि भैया जब उत्तराखंड शिविर करने आते हैं तो क्योंकि उत्तरकाशी जाना होता है, हमारे घर से ही उत्तरकाशी 6 घंटे का सफ़र है पहाड़ में जहाँ भैया के शिविर होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि 1 डे सफ़र नहीं है, एक दिन आपको ऋषिकेश रुकना ही पड़ेगा। तो वो एक दिन पहले आ जाते हैं। तो एक समय ऐसी घटना घटी कि भैया ने आना था, उससे पहले हमारे भैया को हार्ट का अटैक आया और वो हॉस्पिटलाइज हुए। तो अगले दिन आए भैया, फिर एक सामान्य औपचारिकता भैया ने कहा कि उनसे मिलने चलते हैं। तो देखिए मज़ेदार बात है कि आदमी को हार्ट अटैक आया था, हम उनके परिवार वाले बैठे हुए हैं। भैया ने बोला कि देखो बहुत अच्छा हुआ, अब आपको 3 महीने सोचने के लिए समय मिलेगा। ये समझ में आया? अभी तक जो सारा विचार है वो मन के जरिए शरीर से चल रहा है, शरीर के लेवल के चल रहा है। इधर चले जाएंगे, उधर चले जाएंगे, यहाँ घूम लेंगे, वहाँ घूम लेंगे, ये खरीद लेंगे, वो खरीद लेंगे। बोला अब क्या होगा? शरीर नहीं चल रहा है पर विचार तो चलेगा और मन को कुछ तो चाहिए। तो बोले विचार में सही माल डालो तो ठीक से काम हो जाएगा, नहीं तो क्या होगा? इसीलिए बीमार लोग ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं। बुजुर्ग लोग ज़्यादा चिड़चिड़े क्यों हो जाते हैं? क्योंकि शरीर नहीं चल रहा है और विचार पूरा चल रहा है, और विचार की आदत नहीं है। तो मैंने वो सुना तो मुझे बहुत एक अपनी याद आई एक चीज़ कि जब मैं मसूरी में सर्विस करता था तो मसूरी से ऋषिकेश आने के लिए करीबन 40 किलोमीटर पहाड़ है, और आप देखेंगे तो एकदम जिगजैग है। आपका ध्यान अगर सेकंड में चूका, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, तो आप गए, ऐसा होता है। तो जब मैं पहले आता था तो मेरा पूरा ध्यान बाइक पे रहता था, तो पूरा विचार चल रहा है उधर, कहाँ पे मुड़ना है, कहाँ पे रोकना है, कहाँ पे ब्रेक वगैरह वगैरह वगैरह। 6 महीने के बाद मुझे एक दिन ध्यान गया कि मैं कब मसूरी पार करके देहरादून शहर पूरा सिटी पार कर गया और कब मैं घर पहुंच गया, मुझे पता ही नहीं चला। पता ही नहीं चला मतलब अरे देहरादून आ गया। ऐसा आपके साथ भी होता होगा, जब आप नई नई गाड़ी चलाते हैं तो कैसा होता है? पूरा फोकस बना रहता है ना, पूरा विचार उधर बना रहता है। एक समय के बाद वो, मज़ेदार बात है कि जब पूरा विचार उधर बना रहता है तब गाड़ी ढंग से नहीं चलती है। सही बात। और जब वो आपकी कंडीशनिंग में आ गया है ना, उसका कुछ भाग तो ब्रेन में ही आ जाता है, कुछ चीज़ें तो ब्रेन अपने लेवल से कर डालता होगा, लेकिन फिर भी कुछ चलेगा। तो अब क्या चलेगा? अगर आपके पास सोचने के लिए सही कंटेंट नहीं है। तो पहले चल रहा था कि ब्रेक लगाना है, क्लच दबाना है, यहाँ मोड़ना है, वहाँ मोड़ना है, वो सब हो गया, लेवल खत्म। अब वो ब्रेन ने कर लिया काम, उसकी कंडीशनिंग पूरी हो गई। अब क्या चलेगा? अगर विचार के लिए सही वस्तु नहीं है तो अब चलेगा उसकी गाड़ी मेरे से बड़ी, उसकी गाड़ी मेरे से छोटी, वो कलर की ठीक थी, ये कलर की ले गए, 2 साल बाद इसको ले लूँगा, फिर ये चलता रहेगा। तो तर्क को कुछ मटेरियल चाहिए। अभी तक हमने तर्क को केवल भौतिकवादी मटेरियल दिया है या आदर्शवादी मटेरियल दिया है। दोनों ही एक लेवल में जाने के बाद वो कंडीशनिंग में बदल जाएंगे अगर वो वास्तविकता से नहीं जुड़ता। तो हमारे तर्क में अंडरस्टैंडिंग लाने के लिए ज़रूरी है कि हम चीज़ों का ध्यान वास्तविकता की तरफ दिलाना शुरू करें। तो वही जो मैं बोल रहा था सुबह कि कैसे हम अपने सब्जेक्ट में उन पॉइंट्स को ढूंढें जहाँ उसका बच्चे का ध्यान समाधान की तरफ चला जाए, समृद्धि की तरफ चला जाए।
है ना, जहाँ उसका ध्यान व्यवहार की तरफ चला जाए। फाइनली तो ये 4 ही चीज़ें हैं। जैसे एक उदाहरण से मैं अपनी बात को रखता हूँ इसको। जैसे मान लिया जाए एक चित्र है, ठीक हो गया, और हमको उस चित्र के जरिए बच्चों को कुछ पढ़ाना है। एक चित्र था मेरे पास, तो उस चित्र में एक डाइनिंग टेबल है, उस डाइनिंग टेबल पे कुछ भोजन रखा हुआ, 3, 4, 5 प्लेटें रखी हुई है, कुछ गिलास रखे हुए हैं, कुछ खाना रखा हुआ है, और एक कोने में एक कुत्ते का बर्तन भी है। ठीक हो गया। अब हमें इस चित्र को लेके बच्चों के साथ कुछ काम करना है, ठीक है। तो एक तो आप ये सवाल पूछेंगे कि बच्चों बताओ कितने गिलास हैं, तो वो गिन के बता देगा। इसमें कुछ लॉजिक चला? कुछ भी लॉजिक नहीं चला। कितनी प्लेटें हैं, वो भी गिन के बता देगा। इसमें कुछ लॉजिक चला? कुछ खास नहीं चलेगा। फिर हमको लगता है कि अब कुछ रीजनिंग के सवाल होने चाहिए। तो आप ये पूछ सकते हो कि इस कमरे में कितने लोग आज खाना खाएंगे। तो अब थोड़ा सा उसको कैलकुलेशन शुरू करना पड़ेगा, तो प्लेट गिन के बताएगा। ठीक हो गया। फिर आप दूसरा सवाल ये पूछ सकते हो कि ये लोग, क्योंकि वहाँ फ्रिज में कुछ फल भी दिख रहे हैं, तो आप दूसरा सवाल ये पूछ सकते हो कि ये कौन सा फल खाएंगे खाने में। तो वो भी, उसमें भी कुछ, क्योंकि जब भी कुछ कैलकुलेशन एनालिसिस करना पड़ता है, कुछ विश्लेषण करना पड़ता है, तो कुछ लॉजिक चलता है। तो वो बोलेंगे कि हाँ ठीक है, इसमें ये तरबूज खाएंगे कि अमरूद खाएंगे, ठीक है। फिर आपको उनका और लॉजिक डेवलप करना है, तो आप बोलोगे कि अच्छा ये बताओ इस घर में कुत्ता है कि नहीं है। अब इसमें थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा, क्योंकि कुत्ता है कि नहीं कैसे पता चलेगा, क्योंकि कोने में कुत्ते का एक बर्तन रखा हुआ है। अभी हम इतनी ही करा रहे हैं लॉजिक के नाम पे। ठीक हो गया। तो इससे क्या हो गया, लॉजिक करने का आदत डेवलप हुआ। अच्छी चीज़ है, उसे करा सकते हैं, बट अब हम उसको अंडरस्टैंडिंग से जोड़ना है। ठीक हो गया। उसको कैसे जोड़ सकते हैं? जैसे उसको, जैसे खाना पड़ा है तो खाने के कौन से गुण हैं, वो सारी चीज़ें कुछ पकड़ा सकते हैं। हाँ। और फिर जैसे वो टेबल है, तो टेबल कहाँ से बना होगा, यानी कि उसको जितनी अवस्था है उसके साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन हो ही जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और वो पूरी मानव जात के लिए कैसे हेल्पफुल होगे। मेरे लिए, मैं मानव हूँ, दूसरे मानव है, तो हमें खाना क्यों खाएंगे, यही खाना क्यों खाना है, उसमें कौन से तत्व है, वो मेरी बॉडी के लिए क्या, ऐसा कुछ हम करवा सकते हैं। ऐसा कुछ। तो जब आप एक सवाल ये पूछेंगे कि ये बताओ इस घर में जो खाना बनाने वाला, खाना लोग, इस घर के लोगों को भोजन स्वास्थ्य की कोई समझ है या नहीं है, ये आप देख के बताओ। अब वो लॉजिक आगे, लॉजिक इसमें भी चलेगा। या तो वो, क्योंकि उस जो चित्र है, मान लिया जाए उस चित्र में फास्ट फूड है, तो बच्चे या तो बोलेंगे कि स्वास्थ्य की समझ है या नहीं है, या कुछ और बोलेंगे। अब यहाँ से कुछ ध्यान किधर चला गया, जब भी वास्तविकता की तरफ बात कर रहे हैं, व्यवस्था की तरफ, तो भोजन की कोई व्यवस्था है। इस एकमात्र सवाल से आप पूरा भोजन का व्यापार खोल सकते हो। है ना। हाँ, आपको ये तय करना पड़ेगा कि कौन सी व्यवस्था, या तो आप जीव अवस्था की व्यवस्था पे बात करोगे कि भोजन की व्यवस्था पे बात करोगे, है ना, या सुविधा की व्यवस्था, कौन सी व्यवस्था की तरफ आप ध्यान दिलाना चाहते हो, कौन सी वास्तविकता की तरफ ध्यान ये कब है, ये सारी टेक्निक कब है, जब हमको ये सिलेबस पढ़ाना पड़ रहा है। अभी ये उस लेवल से नहीं है कि जिस दिन सारे माँ बाप विद्या की स्वीकृति के साथ हो जाएंगे और फिर हम अपने ढंग का सिलेबस होगा, फिर तो वो एक अलग तरह का डिजाइन होगा, है ना। जैसे अपन जीजीएस में एक प्रयोग शुरू कर रहे हैं भाई, वहाँ तो एक अलग तरीके से काम होगा।
ये क्या है, ये एक प्रकार का जिसको अपन बोलते हैं एडजस्टमेंट है कि भाई जो एग्जिस्टिंग है उसमें हम कहाँ बच्चे का ध्यान वास्तविकता की तरफ दिला सकते हैं, है ना, कहाँ हम उसका ध्यान इन जगहों पे दिला सकते हैं, है ना, कहाँ उसका ध्यान हम संबंध पे दिला सकते हैं, कहाँ उसका ध्यान जो है समृद्धि पे दिला सकते हैं, है ना। जब हम व्यवसाय की बात करेंगे तो समृद्धि की बात कहाँ आ सकती है। तो क्या है, तर्क अगर अंडरस्टैंडिंग के लिए इस्तेमाल होगा तो मन फिर इधर लगने लगता है ना। तो बच्चों का अभी क्या हो रहा है, बच्चों का अभी आप देखेंगे तो लॉजिकली काम नहीं हो रहा है, ठीक है। सब्जेक्ट में भी हम जो रीजनिंग पढ़ा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा मैथ में पढ़ा रहे हैं या कंपटीशन में पढ़ा रहे हैं, पर उस रीजनिंग से कुछ खास, उसको कुछ खास जाने वाला नहीं है ना। ये जो तर्क है जहाँ हम उसका ध्यान वास्तविकता की तरफ दिला रहे हैं और इसमें बच्चा फिर बात करना शुरू करता है। तो यदि आप कोई ऐसी क्लास लगाते हो जिसमें बच्चे अपनी, तो सबसे पहले क्या होगा, बच्चा अपनी बात रखना शुरू कर पाएगा यहाँ से, है ना। वो अपना भी डायमेंशन देखेगा, हम उसको पूरा मौका देंगे। तो सिलेबस में वो कहाँ जगह है जहाँ हम मैक्सिमम समय इन मुद्दों पे चर्चा कर सकते हैं। वो मुद्दे सॉर्ट आउट करना, उन मुद्दों को निकालना, फिर उस मुद्दे की तैयारी कैसे करना। अभी भी अगर आप देखेंगे, जैसे सभी स्कूलों में या सभी माँ बाप अपने बच्चों को अच्छी बातें सिखाना चाहते हैं, तो जिसको हम बोल रहे हैं इसका थोड़ा सा दूसरा भाग कर लेते हैं। ये भाग पूरा हुआ, लॉजिक है ना। तो इस पे हम कभी अलग से बात कर सकते हैं कि कैसे इसको करें, पर ये काम की चीज़ है ना। सब्जेक्ट में जहाँ जहाँ व्यवस्था की तरफ ध्यान दिला सकते हैं, वास्तविकता को समझने में हमेशा मजा आता है। बच्चों को नहीं आएगा, ये हो नहीं सकता, है ना। वास्तविकता को समझने का मजा ही है कुछ, है ना। तो बच्चों का ध्यान बहुत अच्छे से लगता है, ठीक। अभी हम उस तर्क का इस्तेमाल या तो इधर ही कर रहे हैं या इधर कर रहे हैं। अब आप देखिए, इसको यहीं रख लेते हैं। अभी सब लोग उसके लिए परेशान है। किसके लिए परेशान है? अगर हम देखेंगे तो सारी शिक्षा की प्रॉब्लम क्या हो रही है, सब लोग क्या बोल रहे हैं। तो हम देखेंगे तो या तो हम विषय पढ़ा रहे हैं, संस्कार कहाँ से आएंगे, मूल्य से आएंगे, है ना। मूल, इसीलिए वैल्यू एजुकेशन की बात हो रही है। अब हम देखेंगे कि सब्जेक्ट में क्या, सब्जेक्ट में कुछ तो सफलता मिली है ना हम लोगों को, है ना। अगर हम बच्चे को सोलर सिस्टम पढ़ा रहे हैं तो बच्चा सोलर सिस्टम को बता पाता है, वो बता पाता है कि चंद्र ग्रहण कैसे लग रहा है, सूर्य ग्रहण कैसे लग रहा है ना। वो IIT JEE तो निकाल ही रहा है, इंजीनियर डॉक्टर तो बन ही रहे हैं। तो इसका मतलब सब्जेक्टिव में हम कुछ चीज़ों पे काम कर पा रहे हैं। क्यों कर पा रहे हैं ठीक से? हाँ, तर्क भी गया। एक तो सब्जेक्ट का जो कंटेंट विषय वस्तु है वो सार्वभौमिक है। जब आप सोलर सिस्टम पढ़ाएंगे तो पूरी दुनिया में एक जैसा ही पढ़ाएंगे, है ना। जब आप फोटोसिंथेसिस पढ़ाएंगे तो एक जैसा पढ़ाएंगे। तो अगर हिस्ट्री सब्जेक्ट को छोड़ दें तो बाकी जगह का कंटेंट कैसा है? एक जैसा है, और वो यूनिवर्सल है, किसी आदमी का बनाया हुआ नहीं है, वो यूनिवर्सल लॉज पे है। सोलर सिस्टम तो सोलर मतलब वो वास्तविकता की बात हो रही है, तो यूनिवर्सल है। इसीलिए हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा झंझट है, क्योंकि वहाँ अभी ये तय नहीं कर पाए कि ह्यूमन की हिस्ट्री कैसे पढ़ाएंगे। इसीलिए हिस्ट्री को अभी, इसलिए हिस्ट्री सबसे कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट हो गया है ना। और सरकारें सबसे पहले हिस्ट्री में दखल देती हैं। साइंस में क्या दखल देंगी? सोलर सिस्टम की जगह पे वो कुछ और तो ला नहीं सकते, है ना। ठीक है, तो सोलर सिस्टम ही पढ़ाया जाएगा। इसीलिए जो कुछ सरकारों को या जिसको भी करना होता है वो सबसे पहले इधर ही छेड़छाड़ करता है। तो विषय में एक तो यूनिवर्सलिटी है, उसमें यूनिवर्सल है, फिर उसके पढ़ाने के हमारे पास पेडागोजी भी है, ठीक है।
निश्चित पाठ्यक्रम है, उसका निश्चित एक विधि है पढ़ाने की, उसका एक सिस्टम है पढ़ाने का। हमारे पास पूरा एक लेसन प्लान होता है। अगर आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ानी है तो आपको पता होता है कि स्टार्टिंग कैसे करनी है, फिर बीच में क्या एग्जाम्पल आप दोगे, फिर कैसे उस बच्चे को वहाँ तक पहुँचाओगे, उसकी आपके पास एक पूरी प्लानिंग है। ठीक हो गया। वैल्यू में क्या है, कुछ सार्वभौमिक है या हमारी अपनी अपनी मान्यताओं के हिसाब से वैल्यूज हैं। तो कोई यूनिवर्सल पाठ्यक्रम नहीं आया अभी तक, इसलिए सब वैल्यू दे रहे हैं और सब अपने अपने हिसाब से सारे वैल्यू दे रहे हैं। तो गुजरात की वैल्यूज़ अलग हैं, उत्तराखंड के वैल्यूज़ अलग हैं, उसमें भी पटेल लोगों के वैल्यूज़ अलग हैं, जो नॉन पटेल उनके वैल्यूज़ अलग हैं। उत्तराखंड में भी ब्राह्मण लोगों के वैल्यूज़ अलग हैं, बाकी के वैल्यूज़ अलग हैं। फिर कुछ भारतीय मूल्य हैं, कुछ फिर अमेरिकन मूल्य हैं। तो सबके अपने अपने मूल्य हैं, इसलिए भी मूल्य शिक्षा नहीं हो पा रही है, क्योंकि समझ में तो वही चीज आएगी जो निश्चित होगा, अनिश्चित चीज कैसे समझ में आ जाएगी। ये पकड़ में आ रहा है। दूसरा क्या है, उसके देने की पद्धति क्या है हमारे पास, उपदेश के अलावा कुछ नहीं है। अगर चैप्टर में कभी कोई ऐसी बात आती भी है कि बच्चों को कुछ वैल्यूज के बाद बताई जाए, तो टीचर के पास उपदेश देने के अलावा दूसरा कोई तरीका नहीं है। हाँ हाँ, उन्होंने बोला और फिर उसमें उपदेश। ठीक हो गया। तो अब दर्शन हमारे पास वैल्यूज की कोई यूनिवर्सल थ्योरी ला रहा है, तो उसको देने के लिए भी हमारे पास कुछ एक पेडागोजी होगी, और सबसे बढ़िया पेडागोजी तो टीचर ही है। टीचर को समझ में आएगा तो, है ना, टीचर को समझ में आएगा तो टीचर की चेतना सही होगी तो वो ही वैल्यू जाएगी। बाकी वैल्यूज के लिए जो मर्जी कर लीजिए, वो उस तरह से नहीं जाएगा। अल्टीमेट भैया ऐसा होता है कि अध्ययन टीचर का ही होता है। हाँ, वो कंटेंट तो है ना, वो उसके बाद वाली प्रोसेस है बस। नहीं, पढ़ाने वाले में वो चेतना होगी ना तो सामने जाएगी। तो अभी जो मिसिंग पार्ट लग रहा है ना, वो चेतना वाला है। मैं मतलब सिंपल सी कहानी है कि भाई आप मैथ अच्छे से कैसे पढ़ा लेते हो, या साइंस अच्छे से कैसे पढ़ा लेते हो, या अंग्रेजी अच्छे से कैसे पढ़ा लेते हो। कैसे पढ़ा देते हैं आप? अंग्रेजी अच्छी कैसे पढ़ा लेते हो? हैं? अरे वो आपको आती है भाई, आपको गणित आती है तभी तो गणित पढ़ा पाते हो। वैल्यू क्यों नहीं बता पा रहे हैं? तो जो बच्चा इनविजिबल एटम को समझ सकता है, डाइजेशन सिस्टम, कॉम्प्लिकेटेड डाइजेशन सिस्टम को समझ सकता है, और हम उसको समझा ले जाते हैं, हम उसको वैल्यू क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? क्योंकि वो है नहीं। भाई हमको गणित आती है तो हम गणित देते हैं, हमको वैल्यू आती तो मतलब वो हमारे पास होती तो हम उसको देते हैं। बहुत सिंपल लॉजिक यही है। कितनी भी कोशिश कर लीजिए, जितना मर्जी पेडागोजी बना लीजिए, आपको नहीं आएगा, कुछ नहीं जाएगा, और फाइनली हमारे हाथ फ्रस्ट्रेशन ही आएगा। मतलब जो जीने में है वो दे पाएंगे, जीने में नहीं होगा वो नहीं दे पाएंगे। वही तो, उसके लिए अध्ययन जरूरी है। अध्ययन जरूरी, जिसके पास जो होगा वो बांटेगा ही। हाँ। ठीक है। अगर हम ठीक से इसको, हमको लगता है कि ये कोई काम की चीज़ है, ये कोई ज़बरदस्ती वाली चीज़ तो है नहीं। अगर हमको लगता है और हम 2-3 साल इसमें जम के काम करते हैं अध्ययन वाले भाग पे, तो मुझे लगता है 3 साल बाद हमारी कुछ स्थिति बनती है ना। और ये मैं मान के चलिए कि बच्चे, एक और उदाहरण दे देता हूँ आपको। हमारी एक और शिकायत ये है कि ये पीढ़ी बच्चे हमारा सम्मान नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो 2009 से मैंने रेगुलर क्लास में तो नहीं गया, तो ये सूचनाएं आती रहती थी, या स्कूलों में जाते थे तो टीचर्स लोग बोलते थे, और ख़ासतौर पर बड़े बच्चे 9th के बाद के बच्चे तो एकदम उतार के रख देते हैं, है ना। वो तो थोड़ा बहुत लिहाज करते हैं, वो उनकी कृपा है, ठीक, वरना मन से तो वो निपटा ही चुके होते हैं। तो मेरे को भी काफ़ी ये लगने लगा था कि हाँ, ये बच्चे कुछ सम्मान उमान अब सच में नहीं करते हैं, थोड़ा मामला तो गड़बड़ा गया है।
तो लेकिन मेरे बच्चों से बातचीत होती रहती है, वो भी स्कूल जाते हैं, उनकी बातचीत से कुछ अंदाज़ा लगता है। तो एक दिन वो कुछ नोटबुक बना रहा था, अपनी नोटबुक पर काम कर रहा था, तो काफ़ी ऐसे ही टाइम पास जैसा कुछ कर रहा था। तो मैंने उसको कहा कि इतना ख़राब राइटिंग के साथ क्यों बना रहा है, और थोड़ा साफ़ सफाई से बनाओ, इसको ठीक से बनाओ। तो उसने कहा कि अरे ठीक है ना, कोई चेक वेक तो करता नहीं है, बस साइन वाइन मारने होते हैं उनको, ऐसा कुछ उसने बोला। ठीक है। फिर एक दिन देखा मैंने कि एक कॉपी को वो बहुत मेंटेन कर रहा था, साफ़ सुथरा एकदम और बढ़िया राइटिंग। तो पहले तो मुझे शक हुआ कि ये इसकी नहीं है, क्योंकि मैंने पहले देखी थी। तो मैंने कहा ये किसकी कॉपी है? बोला मेरी है। मैंने कहा तेरी तो नहीं लग रही है, ये तो उसने लिख के दिखाया कि नहीं मेरी है, मैं कर रहा हूँ। तो मैंने कहा इसको तो बड़े प्यार से बना रहा है, माँ क्या मामला है? उसने बोला कि नहीं ये जो सर हैं ये बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं हमको। तो फिर मैंने थोड़ा खोजा उसको कि मेहनत का क्या लगा रहा है वो। तो उसने कहा एक तो वो हमारे सवालों को ध्यान से सुनते हैं, पूरा प्रिपेयर करके आते हैं, ठीक है, और कभी भी मिसबिहेव नहीं करते। तो फिर मेरा ध्यान गया कि ऐसा नहीं है कि बच्चे सम्मान नहीं करना चाहते। और हकीकत बात यह है, आप ये देखिए, जब भी आप किसी का दिल से सम्मान करते हैं आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है हमको। एज ए ह्यूमन बाई नेचर हम सम्मान करना ही चाहते हैं। अच्छा लगता है जब हम किसी का सम्मान करते हैं। और नहीं कर पाते, कोई व्यक्ति हमारे सामने आए जिसको हम सम्मान नहीं करना चाहते या कहीं कर पाते, उसको बाद में पता चलेगा अपने कोई दिक्कत होती है, हम ही डिस्कम्फर्ट होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बच्चे सम्मान करना नहीं चाहते, हमारे पास कुछ ऐसा नहीं है। हमारी अभी वो कम हो गई है कि हम, क्योंकि हमारा बिहेवियर कैसा हो रहा है ना। वो तो एक दिन वो स्कूल से आया झल्लाते हुए, और उसने आते ही एक कॉपी निकाली, उसके 20-25 पेजों को फाड़ना शुरू किया। तो मैंने कहा ये क्या हो गया, क्या परेशानी है? फिर उसने अपने सर को कुछ बोला कि उनका कुछ दिमाग ख़राब हो गया है, ये हो गया, ऐसा हो गया है। ठीक है। मैंने कहा क्या हुआ है? तो सर को वो उसने करीबन 25-30 पेज का काम हो गया था कॉपी पे। तो सर को अचानक ये ध्यान आया कि ये बॉल पेन की जगह जेल पेन से होना चाहिए। उनका कोई लॉजिक रहा होगा, बट वो लॉजिक इसको समझाए नहीं। तो बच्चों ने बोला होगा कि ठीक है सर, कल से कर लेंगे बॉल आपसे। आप बोला नहीं, ये 25 पेज फाड़ो, इसको दोबारा से करो। हो सकता है इसका भी कोई लॉजिक रहा उनके पास, पर वो लॉजिक बच्चों से डिस्कस नहीं हुआ। अब तो जाहिर सी बात है कि बच्चे के मन में उनके प्रति जो भी एक छवि बनेगी, तो ये सब बच्चे समझ नहीं सकते। बच्चे वास्तविकता को वास्तविकता को समझने में आनंद है, सम्मान करने में आनंद है। हमको वास्तविकता समझ में आएगी, हमारा बिहेवियर आज से सम्मान योग्य होगा, वो करेगा ही, उसे अच्छा ही लगता है। तो मुझे लगता है टाइम भी हो ही गया है ना, ये बातें तो चलती रहती हैं। तो चलिए, बढ़िया, फिर मिलते हैं कभी।